हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे राजस्थान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण शासक कुंभा और कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में। मित्रों, कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में हमने कुंभा की जो महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धियां थी उनके बारे में हमने पहले वीडियो में भरपूर जानकारी ली और बहुत ही व्याख्या से कुंभा के व्यक्तित्व को समझा। राजनीति के परिप्रेक्ष्य में मित्रों, कुंभा की जितनी भी राजनीतिक उपलब्धियां, उन्होंने किन किन राज्यों पर विजय हासिल की, किन किन राज्यों को जीत कर अपने राज्य में मिलाया और बड़ी वीरता के साथ मेवाड़ की सीमाओं को सुरक्षित किया। तो मित्रों, ये जो राजनीतिक उपलब्धियां थी इनको विस्तार से जानना अति आवश्यक था, क्योंकि कुंभा जो है वो मेवाड़ की राजनीति में या मेवाड़ के प्रशासन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। मेवाड़ की राजनीति में ही नहीं बल्कि मित्रों पूरे राजस्थान के इतिहास में कुंभा की राजनीतिक और सांस्कृतिक जो उपलब्धियां हैं वो मुख्य स्थान रखती है। मित्रों, परीक्षा की दृष्टि से भी हम देखें तो कुंभा का जो शासन है हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनना अनिवार्य है। हर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। तो मित्रों, अब हम और ज़्यादा विस्तार से जानेंगे कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में। लेकिन मित्रों, उससे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी कि मैं ये जो वीडियोस बना रही हूँ मित्रों, ये मेरी स्पेशल सीरीज़ है जो मेवाड़ के महत्वपूर्ण शासकों पर होगी। कुंभा जैसे महत्वपूर्ण शासक की मित्रों मैं आपको जो जानकारी दे रही हूँ ये अन्यत्र आपको कहीं नहीं मिलेगी, और इनसे निकलने वाले जो क्वेश्चन हैं आपको पेपर में मिलेंगे। ये मेरी पूरी गारंटी रहेगी मित्रों। अतः इस सीरीज़ को आप ध्यान से पढ़ें और ध्यान से सुनें, क्योंकि इस सीरीज़ का एक एक जो पॉइंट, एक एक जो लाइन मैं बोल रही हूँ वो महत्वपूर्ण है, और वहीं से जो है हमारे राजस्थान के इतिहास के प्रश्न बनते हैं। मित्रों, मैं चाहती हूँ कि आप ये सीरीज या आप ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक पूरी देखें, मेरे साथ शुरू से अंत तक बने रहें ताकि कोई भी जानकारी छूटे नहीं। मेरी आपसे पूर्णतः विनती है मित्रों कि मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मित्रों, आपको मुझसे कोई भी शिकायत हो, मेरी वीडियो में कोई भी आपको कमी लगे तो कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि मुझे वीडियो को और अच्छा बनाने का मोटिवेशन मिले। फ्रेंड्स, मैं आपसे चाहती हूँ कि अगर मैं वीडियो के बीच में या अंत में कोई प्रश्न मैं आपसे पूछती हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न का उत्तर लिखकर मुझे मोटिवेटेड करें, ताकि मुझे पता चले कि मुझे देखने वाला कोई व्यक्ति जो है वो इसके बारे में जानकारी रखता है या नहीं रखता। मित्रों, महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में कटार, कलम और कला की त्रिवेणी का अद्भुत समन्वय था। यानी कि महाराणा कुंभा का व्यक्तित्व ऐसा था जो कटार, कलम और कला इन तीनों की महत्ता को अच्छी तरह जानता था। सांस्कृतिक दृष्टि से मित्रों यह काल जो था, कुंभा का जो काल था, मेवाड़ का स्वर्ण युग कहलाता है, क्योंकि मित्रों निसंदेह कुंभा का इतिहास में विजेता के रूप में जो स्थान सुरक्षित है उससे भी महत्वपूर्ण स्थान उनका स्थापत्य और विद्या उन्नति के संबंध में है। सांस्कृतिक दृष्टि से यदि हम देखें तो कुंभा ने वास्तुकला में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य किए। राजस्थान की संस्कृति को चार चांद लगाने में कुंभा का जो काल है उसका मित्रों विशेष महत्व है। और अब हम जानते हैं कि कुंभा के काल में वास्तु या स्थापत्य के काल में क्या क्या उन्नतियां हुई। मित्रों, कुंभा वास्तु और स्थापत्य के कला मर्मज्ञ थे, यानी कि वो वास्तु और स्थापत्य की अच्छी जानकारी रखते थे। उसकी जो स्थापत्य कला थी उसको हम निम्नलिखित भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। पहला मित्रों, मंदिर निर्माण। कुंभा के काल में मित्रों राजस्थान में कई मंदिरों का निर्माण हुआ जो पहले कभी राजस्थान में नहीं बनाए गए थे। मित्रों, दूसरा जो पार्ट है वो है दुर्ग निर्माण। मित्रों, कविदास श्यामल दास ने कहा है कि राजस्थान की जो 84 दुर्ग है उनमें से 32 जो दुर्ग है उनका निर्माण अकेले कुंभा ने करवाया। तो वास्तुकला के क्षेत्र में इतनी बड़ी जो उन्नति है या इतना बड़ा जो उनको स्थान मिला है 32 दुर्गों के निर्माण करवाने का, जो श्रेय मित्रों कुंभा को जाता है वो राजस्थान के अन्य किसी शासक को नहीं जाता। मित्रों, तीसरा जो पार्ट है वास्तुकला का वो है भवन निर्माण। इनमें भी भवन निर्माण के क्षेत्र में भी कुंभा ने राजस्थान की संस्कृति को चार चांद लगाए।
तो मित्रों अब तीनों पार्टों को अलग अलग पढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि मंदिर निर्माण क्षेत्र में कुंभा ने कौन कौन सी मंदिर बनवाए। तो मित्रों, मेवाड़ में जो मंदिर बनाने की जो परंपरा थी वो बहुत प्राचीन रही है। हमेशा से ही यहाँ पे मंदिरों का निर्माण होता रहा है। अलग अलग शासकों ने मंदिर बनवाए और मेवाड़ की परंपरा को गौरवपूर्ण बनाया, जिसमें महाराणा कुंभा ने मंदिर निर्माण को एक नई दिशा दी। उनके निर्माण कार्य के 3 प्रमुख केंद्र थे, यानी कि उन्होंने कहाँ कहाँ मंदिर बनवाए। तो मित्रों, उनके निर्माण कार्य के 3 प्रमुख केंद्र थे। पहला था कुंभलगढ़, दूसरा था चित्तौड़गढ़ और तीसरा था अचलगढ़। इन तीनों स्थानों पर कुंभा ने अलग अलग जो संस्कृति या अलग अलग प्रकार के मंदिरों का निर्माण करवाया। मित्रों, कुंभाकालीन जो मंदिर थे उनकी विशेषता थी कि ये मंदिर का निर्माण जो है वो नागर शैली में करवाया गया। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की नागर शैली विशेष प्रसिद्ध है। मित्रों, वैसे देखा जाए तो संपूर्ण भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ विकसित हुई। पहली थी मित्रों नागर शैली, दूसरी थी बेसर शैली। बेसर जो है मित्रों ये नागर और द्रविड़ शैली दोनों को मिलाकर बनती है, और तीसरी थी मित्रों द्रविड़ शैली। हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, अगर क्रम से हम देखना चाहें तो मित्रों मंदिर निर्माण की जो पहली शैली उसको हम नागर शैली कहेंगे, दूसरी को हम द्रविड़ शैली कहेंगे और तीसरी जो थी मित्रों वो बेसर शैली के नाम से जानी जाती है। मित्रों, पहली और दूसरी जो शैली थी, ये पहली शैली जो थी वो उत्तर भारत में प्रचलित थी। दूसरी जो द्रविड़ शैली है वो दक्षिण भारत के मंदिरों में देखने को मिलती है, और तीसरी जो बेसर शैली के जो मंदिर है मित्रों वो हमें मध्य भारत में देखने को मिलते हैं, जिसमें नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का मिश्रण था। मित्रों, राजस्थान में कुंभा के द्वारा नागर शैली के मंदिर बनवाए गए, जिनमें अलंकृत तथा ऊंचे प्रसाद पीठ, यानी कि मंदिर का जो शिखर था मित्रों वो ऊंचा होता था और इसमें प्राय भूरे रंग के बलुए पत्थर का यूज किया गया। मंदिर निर्माण में मित्रों बलुए पत्थर का यूज किया गया जो भूरे रंग का था। मित्रों, इसमें गर्भगृह भी बनाया गया, अर्ध मंडप बनाया गया, सभा मंडप बनाया गया और मंदिर के चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ व आमलक युक्त शिखर भी बनाया गया। मित्रों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कुंभशाम का मंदिर जो है वो राजस्थान में कुंभा द्वारा बनवाया गया सबसे पुराना मंदिर है, जिसका निर्माण मित्रों 1445 से लेकर 1446 तक होता है। यह मध्यकालीन मित्रों स्थापत्य का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। कौन सा? चित्तौड़गढ़ में स्थित कुंभशाम मंदिर। मित्रों, कुंभा ने अचलगढ़ के सामने या अचलगढ़ के बिल्कुल अचलगढ़ का जो दुर्ग बना है उसके सामने एक मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे मित्रों भगवान विष्णु के 24 अवतारों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। यानी कि इसमें भगवान विष्णु के 24 अवतारों की अलग अलग प्रतिमाएं लगी है। मित्रों, राजस्थान में ये अपनी तरह का पहला मंदिर है जिसमें विष्णु के 24 अवतारों की मूर्तियां लगाई गई है। कितने अवतारों की? 24 अवतारों की। मित्रों, इस तरह आबू में कई मंदिर जो है वो कुंभा के द्वारा बनवाए गए, अलग अलग तरह के मंदिर बनवाए गए। और उदयपुर के निकट मित्रों एकलिंग जी का मंदिर, जिसमें एक कुंभ मंडप का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया? कुंभा के द्वारा करवाया गया। मित्रों, एकलिंग जी जो है शुरू से ही मेवाड़ राज्य के सरदार माने गए हैं। मेवाड़ राज्य के जो प्रशासक हैं वो एकलिंग जी को अपने राज्य का स्वामी मानते हैं और अपने आप को एकलिंग जी का सामंत मानकर एकलिंग जी की पूजा करते हैं। यह मंदिर भी तत्कालीन स्थापत्य व मूर्ति कला का अद्भुत नमूना है। यानी कि एकलिंग जी के मंदिर में कुंभा द्वारा जो निर्माण कार्य करवाए गए वो भी कुंभा के समय की अद्भुत उत्कृष्ट नमूना है। मित्रों, कुंभा बहुत ही सहिष्णु थे। सहिष्णु यानी कि कुंभा सभी धर्मों को समान आदर देते थे। सभी धर्मों को समान आदर देते थे, इसीलिए उन्होंने विभिन्न धर्मावलंबियों यानी कि अनेक धर्मों के मानने वाले व्यक्तियों के लिए
इनके काल में मंदिरों का निर्माण हुआ। जैसे रणकपुर का जो जैन मंदिर है वो इन्हीं के काल का है। हालांकि ये जैन मंदिर है फिर भी कुंभा के काल में बनाया गया और इसके जो निर्माता थे वो कौन थे मित्रों? तो धर्नक शाह एक जैन व्यापारी थे जिनके द्वारा ये मंदिर बनवाया गया और ये उत्तर भारत में स्तंभों वाला पहला मंदिर है। जितने स्तंभ इस मंदिर में लगे हुए हैं मित्रों, राजस्थान में या उत्तर भारत में, पूरे उत्तर भारत में इतने स्तंभ और किसी मंदिर में नहीं मिलेंगे। ऐसे स्तंभों वाला विशाल मंदिर जो है भारत में अन्यत्र कहीं देखने को हमें नहीं मिलता। रणकपुर जो मंदिर है मित्रों, उसकी कला वास्तव में कुंभा के समय की स्थापत्य की महानता को प्रदर्शित करती है। यानी कि कुंभा के काल में जैन मंदिरों को भी भरपूर आश्रय दिया गया। इस काल के बने जैन मंदिरों में अजारी, पिंडवाड़ा, नागदा आदि के मंदिर भी सुप्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर भी राजस्थान की जो कला और संस्कृति है उसकी झलक हमें मिलती है। नए मंदिरों के साथ साथ मित्रों कुंभा द्वारा पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करवाया गया। पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाने का कार्य भी कुंभा द्वारा किया गया। अब बात करते हैं मित्रों दुर्ग निर्माण की। तो कुंभा द्वारा, मैंने आपको पहले बताया कि मित्रों कुंभा द्वारा मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग ऐसे हैं जिनका कुंभा द्वारा अकेले ही निर्माण करवाया गया। इस निर्माण में सामरिक महत्व का सबसे अधिक ध्यान दिया गया। मित्रों वैसे हम जानते ही हैं कि दुर्ग का निर्माण तो सामरिक महत्व के लिए ही करवाया जाता है और कुंभा ने दुर्ग निर्माण में सामरिक महत्व को विशेष ध्यान दिया और अपने राज्य की पश्चिमी और सिरोही के बीच का जो तंग रास्ता था उसको मित्रों सुरक्षित रखने के लिए क्या किया कुंभा ने? नाकाबंदी की और सिरोही के निकट बसंती दुर्ग का निर्माण करवाया। किस लिए करवाया? ताकि मेवाड़ की पश्चिमी सीमा सुरक्षित रहे। मित्रों मेरों के प्रभाव को रोकने के लिए, मेर एक जाति थी राजस्थान में, तो मेरों के प्रभाव को रोकने के लिए कुंभा ने मचान के दुर्ग का निर्माण करवाया। मित्रों इसके साथ साथ भीलों की शक्ति पर नियंत्रण रखने के लिए भूमट दुर्ग का निर्माण करवाया। तो मित्रों ये कई दुर्ग तो कुंभा ने अपने राज्य की रक्षा सुरक्षा को और सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए बनवाए। मित्रों आबू में जो अचलगढ़ दुर्ग है वो कुंभा द्वारा बनवाया गया। बहुत ही सुंदर दुर्ग है जो, और अरावली के पश्चिमी शाखा के एक घेरे में सादड़ी, मारवाड़, मेवाड़ और मारवाड़ की जो सीमा पर एक दुर्ग जो बना हुआ है जिसको कुंभलगढ़ दुर्ग कहा जाता है, ये भी राजस्थान का एक बहुत ही प्रसिद्ध दुर्ग है। और मित्रों इस कुंभलगढ़ दुर्ग में बना हुआ कटारगढ़ जो महल है उसको मेवाड़ की आंख के नाम से जाना जाता है। मित्रों कुंभलगढ़ की ऊंचाई के कारण कर्नल जेम्स स्टार्ड ने कुंभलगढ़ दुर्ग को एस्ट्रूकन की संज्ञा दी है, यानी कि ये बहुत ही ऊंचाई पर बना हुआ है। मित्रों कुंभलगढ़ दुर्ग जो है उसके बारे में अबुल फजल कहते हैं कि इसको ऊंचाई पर, यानी कि जब हम नीचे खड़े होकर इसको देखते हैं तो इसकी ऊंचाई इतनी है कि इसके पूरा जब हम नीचे खड़ा होकर देखते हैं तो उसको देखते देखते हमारी जो पगड़ी है वो सिर से गिर जाती है। तो ये बात किसने कही है? अबुल फजल ने, कि ये दुर्ग इतना ऊंचा है कि इसको देखते ही सिर की जो पगड़ी है वो नीचे गिर जाती है। मित्रों कुंभलगढ़ दुर्ग के अलावा महाराणा ने चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग था उसका पुनर्निर्माण भी करवाया, यानी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग को सुरक्षित करवाया, चारों तरफ से पुनर्निर्माण करवाया। और मित्रों इसमें कई जो दरवाजे थे उनको सुरक्षित किया, 7 दरवाजे और बनवाए और कई बुर्जों का भी इसने निर्माण करवाया। किसमें करवाया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। मित्रों इसके अलावा चित्तौड़गढ़ दुर्ग का कीर्ति स्तंभ, मित्रों इसको हम कैसे भुला सकते हैं? महाराणा कुंभा की सुप्रसिद्ध कृति जिसे कहा जाता है, उनके शासनकाल की सुप्रसिद्ध कृति जिसका नाम है कीर्ति स्तंभ।
इस कीर्ति स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया अपनी सारंगपुर विजय को चिरस्थायी रखने के लिए, और जिसे आज भी हमारे देश में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है कीर्ति स्तंभ को, जो राजस्थान पुलिस का चिन्ह माना जाता है। इसके साथ साथ राजस्थान बोर्ड भी जिसको अपनाए हुए है। तो मित्र, यही जो कीर्ति स्तंभ है वो कुंभा द्वारा बनवाया गया, और इसका जो वर्णन है मित्रों वो जितना किया जाए वो कम है, क्योंकि यह राजस्थान की कला और संस्कृति का अद्भुत नमूना है। आश्चर्य है कि भवन निर्माण करवाने वाले जो कुंभा थे, स्वयं का जो उनका निवास था मित्रों वो बहुत ही साधारण था, यानी कि उन्होंने अपने जो निवास था उसमें कोई भी इतना कलाकृति नहीं की थी जितनी अन्य भवनों में की थी। कुंभा द्वारा मित्रों कई तालाब, जलाशय भी बनाए गए, और बसंतपुर जो एक गांव था मित्रों, बसंतपुर, इसको इन्होंने पुनः बसाया, बसंतपुर नगर को बसाया, और 7 सुंदर जो जलाशय है इन्होंने बसंतपुर में बनवाए। अब मित्रों जानते हैं कि कुंभा के काल में मूर्ति कला के क्षेत्र में क्या उन्नति हुई। मित्रों, कुंभा के समय में मूर्ति कला जो थी वो उन्नत अवस्था में थी। कैसे थी? अभी हमने बात की कीर्ति स्तंभ की, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित जो कीर्ति स्तंभ है मित्रों, इसको भारतीय मूर्ति कला का शब्दकोश कहा जाता है। शब्दकोश क्यों कहा जाता है? क्योंकि मित्रों इसमें जो भारतीय देवी देवता है उनकी अनगिनत मूर्तियां हैं। इसी कारण इसे हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर। कला की दृष्टि से मित्रों कर्नल जेम्स टाड ने इसे कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ कहा है। किसने कहा है? कर्नल जेम्स टाड ने। अब मित्रों यहीं से एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि ये जो कीर्ति स्तंभ है इसकी तुलना रोम के टार्जन से किसने की है? मित्रों इस पूरी वीडियो में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा है कि भारतीय मूर्ति कला का अजायब घर जो कीर्ति स्तंभ है इसकी रोम के टार्जन से तुलना किस इतिहासकार ने की है। अगर आपको इस प्रश्न का आंसर आता है तो मित्रों कमेंट बॉक्स में लिखकर इस प्रश्न का उत्तर जरूर दें, नहीं तो वीडियो के अंत में मैं आपको इसका उत्तर बताऊंगी। अब मित्रों इसकी जो कर्नल जेम्स टाड ने इसे कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ बताया है। और मित्रों इसके साथ साथ हम बात करें कि एक इतिहासकार ने रोम के टार्जन से भी इसकी तुलना की है। मित्रों इसके साथ साथ अगर मंदिर की बात करें तो मंदिर में जो मूर्तियां लगी थी कुंभा के काल में वो भी उच्च तक्षण कला की थी, यानी कि उनकी जो कला थी वो भी बहुत उच्च कोटि की थी। जैसे कुंभ स्वामी का जो मंदिर है चित्तौड़ में बना है मित्रों, कुंभ स्वामी के मंदिर की जो मूर्तियां हैं वो भी तक्षण भी उनका उच्च कोटि का था। इसी के साथ साथ एकलिंग के मंदिर में निर्मित कुंभ मंडप की बाह्य जो दीवार है उस पर 3 जो मूर्तियां लगी है जिनमें नरसिंह, वराह और विष्णु, हालांकि ये तीनों ही विष्णु भगवान के अवतार हैं। और मित्रों ये जो तीनों मूर्तियां हैं वो भी उच्च कोटि की कला का एक बहुत अच्छा नमूना है। मित्रों उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित 20 हाथ वाली एक प्रतिमा जो कुंभा के काल की है वो भी राजस्थानी कला का अद्भुत नमूना मानी जाती है। अब हम जानते हैं कि मित्रों महाराणा कुंभा का साहित्य की दृष्टि से क्या योगदान रहा। राजस्थान के साहित्य में महाराणा कुंभा का क्या योगदान रहा, तो मित्रों इसके बारे में विस्तार से जानते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में भी महाराणा कुंभा ने कई उत्कृष्ट कार्य किए। यद्यपि मित्रों महाराणा कुंभा जो थे वो स्वयं एक बहुत अच्छे विद्वान थे, इसी कारण उन्होंने अपने दरबार में बहुत से विद्वानों और साहित्यकारों को आश्रय दिया। उन्हें मित्रों जो महाराणा कुंभा थे उन्हें वेद, संहिता, स्मृति और मीमांसा का भी अच्छा ज्ञान था। उन्होंने कई ग्रंथों की रचना भी की। अब कौन कौन से ग्रंथों की रचना की, तो मित्रों उन्होंने संगीत राज,
संगीत मीमांसा, इसके साथ साथ सूढ़ प्रबंध नामक अच्छे ग्रंथ लिखे जो मित्रों पूरी तरह संगीत पर आधारित थे। साहित्य के क्षेत्र में मित्रों कुंभा ने जयदेव की पुस्तक, जयदेव का एक ग्रंथ जिसका नाम था मित्रों गीत गोविंद, इस गीत गोविंद पर भी उन्होंने टीका लिखी, यानी कि इसका संक्षिप्त रूप लिखा, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको रसिक प्रिया टीका कहा जाता है। तो मित्रों इस तरह इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में भी अपना भरपूर योगदान दिया और अपने ज्ञान को इन ग्रंथों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। मित्रों रसिक प्रिया टीका और संगीत रत्नाकर, ये जो थी कुंभा के बहुत ही अच्छे ग्रंथ है। इसके साथ साथ इनके द्वारा चंडी शतक नामक एक ग्रंथ भी लिखा गया। मित्रों इन्होंने 4 नाटकों की रचना की, जिनकी जो लैंग्वेज थी, जो भाषा थी, वो मेवाड़ी, कर्नाटकी और मराठी थी। इस बात से हमें पता चलता है कि महाराणा कुंभा जो थे वो कई भाषाओं के जानकार भी थे। मित्रों कुंभा के व्यक्तित्व में बहुत सी खूबियां थी, इन्हीं के कारण कुंभा को बहुत सी उपाधियों से नवाजा भी गया था। कुंभा को मित्रों वाद्य यंत्रों की भी अच्छी जानकारी थी, ये वाद्य यंत्र बजाना भी भली भांति जानते थे। मित्रों कुंभा जो थे वो वेद शास्त्र, उपनिषद, मीमांसा, स्मृति, राजनीति, गणित, न्यायकरण व तर्क शास्त्र के अच्छे ज्ञाता और विद्वान थे। कुंभा के दरबार में जो सबसे प्रमुख जो विद्वान था मित्रों, उसका नाम था अत्रि। क्या नाम था? अत्रि। इस अत्रि द्वारा ही कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है मित्रों वो लिखनी शुरू की गई, और इसका जो पुत्र था जिसका नाम था महेश, इस महेश ने इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को पूरा किया। मित्रों इसके अलावा कुंभा के दरबार में सूत्रधार मंडन, मित्रों ये मंडन जो था ये प्रमुख वास्तुकार था कुंभा के दरबार का। कवि कान्हा व्यास जो इनके वेतनिक कवि थे, इसके साथ साथ सकल कीर्ति आदि जो विद्वान साहित्यकार थे वो कुंभा के दरबार में रहा करते थे। जैन साहित्य के विद्वानों में हम बात करें तो मित्रों इनके दरबार में सोम सुंदर, मणि सुंदर, या इसको कहा गया है मुनि सुंदर, और जयचंद सूरी, और इसके अलावा मित्रों सुंदर सूरी जैसे जैन विद्वान जो है कुंभा के दरबार में आश्रय पाते थे। जैन जो श्रेष्ठी थे मित्रों, इसी काल में कुंभा के काल में जैन श्रेष्ठी। अब मित्रों जैन श्रेष्ठी का मतलब यहाँ क्या है? जैन श्रेष्ठी जो मित्रों जैन व्यापारियों को कहा गया है। जैन व्यापारियों ने विद्वानों को आर्थिक सहायता दी, यानी कि कुंभा का जो काल था वो शांति का काल था। साहित्य और कला के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई, और इस काल में जैन श्रेष्ठियों ने विद्वानों को आश्रय दिया, यानी कि विद्वानों को आर्थिक सहायता देकर उनका मनोबल बढ़ाया। मित्रों श्रेष्ठियों ने अपने पुस्तक भंडार भी बनाए, यानी कि अपनी पुस्तकालय भी बनवाए। इन गतिविधियों से मित्रों स्थानीय जो लोग थे उनकी भाषा का पर्याप्त विकास हुआ। वास्तव में कुंभा जो था विद्वान और प्रतिभा संपन्न साहित्यकार व कलाकारों का आश्रयदाता था। मित्रों इन सब बातों से पता चलता है कि कुंभा के काल में साहित्य और कला की अद्भुत प्रगति हुई और बहुत से विद्वानों को कुंभा के द्वारा आश्रय दिया गया। कुंभा एक महान संगीतज्ञ भी थे, यानी कि संगीत की भी बहुत अच्छी रुचि रखते थे, और उन्होंने संगीत पर 3 ग्रंथ लिखे। मित्रों संगीतज्ञों को भी इन्होंने बहुत अच्छा आश्रय दिया, उनको मोटिवेट किया। सोम सौभाग्य मित्रों एक ग्रंथ है संगीत पर लिखा हुआ, सोम सौभाग्य जो कुंभाकालीन है। इस ग्रंथ से हमें ज्ञात होता है कि इस वक्त जो सामान्य जो जनता थी उसमें भी संगीत का प्रचलन था। मित्रों रणकपुर की मंदिर की जो मूर्तियां हैं उनसे भी हमें संगीत मंडलियों की जानकारी मिलती है। इनमें भी जो मूर्तियां हैं वो हमें बताती है कि उस टाइम में संगीत का बहुत प्रचलन था।
मित्रों, चित्तौड़, भीलवाड़ा, एकलिंग जी आदि के स्थानों पर भी जो अंकित मूर्तियां हैं वो वादक मंडलियों और भव्य वाद्य यंत्रों का हमें बोध कराती हैं। मित्रों, इसके साथ साथ रणकपुर, चित्तौड़ के मंदिरों में और कीर्ति स्तंभ में भी नृत्य जो मुद्राएं हैं वो मूर्तियों से स्पष्ट होती है कि तब समाज में मित्रों कुंभाकालीन जो समाज है वहाँ पर नृत्य कला का भी प्रचलन था, यानी कि लोग जो थे वो नृत्य में भी रुचि लेते थे। चित्रकला की दृष्टि से अगर हम देखें तो चित्रकला की दृष्टि से भी कुंभा के काल में महत्वपूर्ण युग था। सुपान चरिहतम नामक एक ग्रंथ है जिसमें महाराणा कुंभा के काल की चित्रकला का वर्णन किया गया है और इसमें मित्रों स्वर्ण शाही यानी कि सुनहरी शाही का भरपूर प्रयोग किया गया है। इसके साथ साथ मित्रों देखा जाए तो इस काल में जो अमीर श्रेष्ठी थे यानी कि जो धनी व्यापारी थे उनके घरों की दीवारों पर यानी कि भित्ति चित्रों का अलंकरण भी हमें देखने को मिलता है। कुंभा के राजप्रसादों में भी हमें झीनी रेखाएं देखने को मिलती है, यानी कि राजप्रसादों पर भी कुछ कलाकृतियां बनाई जाती थी जो चित्रकला के अद्भुत नमूने हैं। मित्रों, इस काल में नाट्यशालाओं का भी प्रचलन था। नाट्यशालाओं पर भी भित्ति चित्रों से अलंकरण किया जाता था। संस्कृति के क्षेत्र में मेवाड़ को कुंभा की अद्वितीय देन है। मित्रों, निसंदेह कुंभा का जो काल है वो चहुमुख की प्रगति का काल था और कुंभा ने मेवाड़ को बहुत कुछ दिया अपने शासनकाल के काल में। और ऐसे वीर प्रतापी विद्वान महाराणा कुंभा का जो अंत था मित्रों बहुत ही दुखद हुआ। ये जानकर बहुत ही दुखद जो है हमें हमारे मन को बहुत ही दुख पहुंचता है कि ऐसे वीर प्रतापी विद्वान का अंत जो था वो बहुत ही दुखद हुआ। उनके जो पुत्र जिसका नाम था उदा, मित्रों इसको उदय सिंह भी कहा जाता है, इसने ही अपने पिता कुंभा की हत्या कर दी 1468 में और स्वयं गद्दी पर बैठ गया। कुंभा के साथ ही उनकी जो मूर्ति कला, साहित्य, शौर्य जो आदि मेवाड़ की जो परंपरा थी मित्रों उसकी गति में अवरोध आ गया। फिर भी उसने अपनी युद्ध नीति और कूटनीति एवं दूरदर्शिता से मेवाड़ को महाराज्य बना दिया था। कुंभा के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी बात विजय नीति और कूटनीति थी। मित्रों, कुंभा ने अपनी विजय नीति और कूटनीति के कारण मेवाड़ का जो क्षेत्र था उसको काफी विस्तारित कर दिया था। मित्रों, धार्मिक क्षेत्र में भी कुंभा जो था वह समय से आगे था। इधर अपने पिता की हत्यारे उदा को शासक के रूप में स्वीकार करने को कोई तैयार नहीं था, क्योंकि मेवाड़ का पितृहंता मेवाड़ का शासक कैसे बन सकता था। मेवाड़ में उदा और उसके भाइयों के बीच रक्तपूर्ण उत्तराधिकार संघर्ष प्रारंभ हो गया। अंततः मित्रों उदा का भाई रायमल जो है वो मेवाड़ की गद्दी पर बैठता है। उसने मेवाड़ की स्थिति को दृढ़ करना प्रारंभ किया मित्रों, लेकिन इसी बीच उसके पुत्रों में भी उत्तराधिकारी संघर्ष जो है वो शुरू हो गया। 2 पुत्रों की मृत्यु के बाद सांगा के मेवाड़ छोड़ चले जाने से मित्रों रायमल का जीवन भी दुखमय हो गया, यानी कि उसे भी मेवाड़ में रहते हुए सुख की प्राप्ति नहीं हुई। परंतु उसकी मृत्यु के पूर्व ही जो सांगा थे वो मेवाड़ वापिस आ गए। अतः रायमल ने सांगा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और जो रायमल की मृत्यु के बाद मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। तो ये थी मित्रों महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां और उनके जीवन की जानकारी। धन्यवाद। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।